नमस्कार, ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा तो उसमें आपको बहुत जगह आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें कि आपको अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। डिफरेंट जो हमारे अमेंडमेंट्स है उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला है आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जिसको कि संविधान सभा कहते हैं हिंदी में। इसका गठन हुआ था आपको 6 दिसंबर 1946 को, और इसका पर्पस जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुआ था, तो ये आपको 6 दिसंबर 1946 को फॉर्म हुआ था। उसका जो नेक्स्ट है, जो पहली बार इनकी मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपको 9 दिसंबर को 1946 में ही, और उस समय जो इसके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी थे के चेयरमैन। उसके बाद फिर वोटिंग हुई और फिर राजेंद्र प्रसाद आपके परमानेंट चेयरमैन बना दिए गए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, और जो परमानेंट चेयरमैन थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद है आपका चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने ड्राफ्ट तैयार किया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा तैयार किया, वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो टोटल टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, वो टाइम था आपका 2 साल 11 महीने 18 दिनों का। और इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ वो आपको 26 नवंबर 1949 को ये बन के रेडी था, इसको अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन संविधान को लागू किया गया आपको 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार झंडा फहराया था। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो है वो आपका है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, और इसके तहत ही 9th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब भी सरकार कोई भी लैंड रिफॉर्म करना चाहती थी, या जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कोई करना चाहती थी, तो अगर उस पब्लिक वेलफेयर के लिए उसे अगर जमीन लेनी पड़ती थी किसी से, तो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसके तहत क्या करते थे लोग कि सुप्रीम कोर्ट में केस कर देते थे और फिर सरकार की जो जो कंस्ट्रक्शन करने की मंशा थी वो टूट जाती थी। तो इसको देखते हुए पंडित नेहरू ने 1951 में पहला अमेंडमेंट किया, और इसके तहत कुछ लॉज बनाए और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ लॉज थे, और फिर उन्होंने 2 आर्टिकल ऐड किए, आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B। ये रिलेटेड था कि जो भी लॉ है जो कि बनाया गया है और उसको 9th शेड्यूल में रख दिया गया है, उसका आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा था कि जो भी गवर्नमेंट जो स्कीम बनाती थी उसको 9th शेड्यूल में डाल देती थी। अगर जैसे मान लीजिए सरकार ने आपकी जमीन छीनी, और उससे रिलेटेड जो लॉ था वो 9th शेड्यूल में प्रेजेंट है कि अगर सरकार आपसे जमीन छीनती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो आप उससे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते थे इस केस को लेकर कि सरकार ने मेरी जमीन छीन ली है। तो ये था अपना फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि 9th शेड्यूल कब किसके तहत ऐड किया गया था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। या फिर पहला अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। किससे रिलेटेड था, तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ये सारे जो अमेंडमेंट थे वो थे। इसका जो अगला है वो आपका 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 में है, और 10th अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया था वो आपको दादर एंड नागर हवेली को इंडिया के साथ जोड़ने के लिए किया गया था। दादर एंड नागर हवेली इंडिया का पहले पार्ट नहीं था। तो जब 1961 में इंडियन आर्मी ने वहाँ पे कंट्रोल किया, उसको कंट्रोल में लिया आपने, तो उस समय ये आया कि उसको हम इंडिया में कैसे ऐड करें, क्योंकि जो हमारा पहला आर्टिकल है वो कहता है कि इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और स्टेट्स के अंदर जो है यहाँ पे स्पेसिफिकली सबके नाम लिखे हुए हैं कि जितने भी स्टेट्स इंडिया के अंदर हैं। तो दादर एंड नागर हवेली उस समय इंडिया के अंदर था नहीं। तो फिर पीएम नेहरू ने क्या किया उस समय कि जो एक आईएएस ऑफिसर थे इंडिया के, केजी बादलानी, उनको एक दिन के लिए दादर एंड नागर हवेली का पीएम बनाया, और फिर उनके साथ एग्रीमेंट किया और इंडिया में उसको मर्ज किया, और आर्टिकल 1 को इन्होंने अमेंड करके उसमें ये नाम भी दादर एंड नागर हवेली का भी नाम भी ऐड किया। तो इस तरह से दादर एंड नगर हवेली इंडिया का पार्ट बना था। इसके बाद जो वो है आपका 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962, और 12th अमेंडमेंट करके गोवा, दमन एंड दीव को इंडिया से जोड़ा गया था, और इनको 8th यूनियन टेरिटरी बनाया गया था इंडिया का। इंडिया ने गोवा, दमन एंड दीव को पुर्तगाल से 1961 में अपने कब्जे में लिया था। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कितनी ईस्वी में गोवा इंडिया का पार्ट बना, तो 1961 में। गोवा के ऊपर किसका कंट्रोल था 1961 तक, तो वो था आपका पुर्तगीज का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अगला अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962, और ये आपको रिलेटेड है नागालैंड से। इसके तहत जो है सो आपको आर्टिकल 371 ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि स्पेशल प्रोविजन देता है नागा ट्राइब के वहाँ पे लोग हैं उनको। पर आप जानते हैं कि नागालैंड जो है वो पहले असम का पार्ट था, और असम के अंदर नागालैंड एक छोटा सा ट्राइबल एरिया हुआ करता था।
फिर वहाँ पे रिवोल्ट हुआ, और जब काफ़ी ज़्यादा हिंसक होने लगा ये रिवोल्ट, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो उनके लीडर्स थे नागाज के, नागाज पीपल कन्वेंशन उसको कहते हैं, उन्होंने मिलकर आपस में एक बैठक की, मीटिंग की, और उसके बाद नागालैंड एक नया स्टेट बना और 8 के 371 उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसका जो अगला है वो आपका 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 है, और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत पौंडीचेरी को इंडिया का पार्ट बनाया गया था। आगे देखते हैं, अगला है आपका 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971, और ये आपको रिलेटेड है आपका प्राइवी पर्सेस से। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, तब हमारे देश में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो सबको इंडिया में मर्ज कर दिया गया। लेकिन जो वहाँ के प्रिंसेस थे या फिर जो किंग्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके साथ ये एग्रीमेंट किया था कि आपको कुछ फिक्स्ड जो है, आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपको हर साल दिया जाएगा, और साथ में आपको उनको सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उनकी जितनी फैसिलिटीज है, वो उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इससे क्या हो रहा था कि जो हमारे रेवेन्यूज है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही किंग्स और क्वींस थे, और इनको जो हर साल है काफ़ी मोटी रकम पे करनी पड़ती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर इसके बाद आप जानते हो कि 1962 का वार हुआ चाइना के साथ जब हम हारे, 1965 का वार हुआ पाकिस्तान के साथ जब हम जीते थे, और 1971 का वार हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो लगातार जब 3 वार हो गए तो इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गई थी उस समय, और उस समय इंडिया के पास पैसे थे नहीं। तो फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1971 में ये प्राइवेट पर्स जो था इसको एबोलिश कर दिया, और जितने भी किंग्स और क्वींस थे उनके जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती थी सबको विड्रॉ कर लिया गया। इसके बाद जो अगला है वो आपका 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973, और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपको लोकसभा की सीटें जो थी उसको 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया था। इसका जो नेक्स्ट है वो आपका 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 है, और इसके तहत सिक्किम को इंडिया का एक स्टेट बनाया गया था। पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, फिर 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब थी तो उन्होंने सिक्किम को अपने देश के साथ मिलाया था। वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, और रेफरेंडम में आपको 6 या 7 हज़ार के आसपास वोटें इंडिया के पक्ष में पड़ी थी, और बाकी 1,000 के आसपास जो वोटें थी वो आपको इंडिया के विपक्ष में पड़ी थी, और इंडिया का पार्ट बन गया था सिक्किम 1975 के बाद से। इसका जो अगला अमेंडमेंट एक्ट है वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसे बहुत सारे चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस समय जो हमारी जो पीएम थी वो थी आपका इंदिरा गांधी, और देश में इमरजेंसी चालू था, उस समय ये अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। इसके तहत बहुत सारे ही चेंजेस किए गए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली चीज़ है वो ये कि प्रियम्बल में 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, और वो था आपका सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया के प्रियम्बल में सेकुलर कब जोड़ा गया था, तो आपको 1976 के बाद जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसके अलावा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था पार्ट 4A में, और इसी अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो प्रेसिडेंट है उनको ऑब्लिगेटरी हो गया था उनके लिए कि वो एक्ट करें ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उससे पहले ऐसा नहीं था, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद से आप जानते हो कि जो भी प्रेसिडेंट है वो काम करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा और विधानसभा का जो टेन्योर था उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया था, पहले 5 साल का ये हुआ करता था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और ये एक्चुअली जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो भी चेंजेस किए गए थे उसको रिपील करने के लिए ये आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 किया गया था। तो इसके तहत आपका जो टेन्योर था लोकसभा और विधानसभा का उसको घटा के फिर से 5 साल कर दिया गया था। देखिए 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो 8 के 352 के तहत इमरजेंसी लगाई गई थी, और उनका कारण जो उसका दिया गया था इमरजेंसी का वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इंटरनल डिस्टर्बेंस से यहाँ पे मतलब है कि सरकार को संदेह था कि राज्य में यानी कि पूरे भारत में विद्रोह होने वाले हैं। तो इसी चीज़ को बदल करके 1978 में उसको बदल दिया गया, उसको लिख दिया गया आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि जब तक कि देश में कोई ऐसा हिंसक मामला नहीं हो जाता तब तक आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं इंटरनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल इमरजेंसी तब लगता है जब एक देश की लड़ाई किसी दूसरे देश से हो जाती है, जैसे इंडिया की लड़ाई जब पाकिस्तान से हो रही हो चाहे चाइना से हुई थी, तो ऑटोमेटिकली ही आपका एक्सटर्नल इमरजेंसी लग जाती है। लेकिन इंटरनल इमरजेंसी तभी लगेगी जब आपका आर्म्ड रिबेलियन होगा इंडिया के अंदर। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987, और इसके तहत आपको गोवा को एक स्टेट का दर्जा मिल गया था, और उसकी अपनी स्टेट असेंबली हो गई थी। आपको पता है जब गोवा को ऐड किया गया था वो कि यूटी के तौर पे इंडिया में था, और उसके बाद जो है 56th अमेंडमेंट एक्ट करके उसको एक राज्य बना दिया गया था। इसका जो अगला है आपका है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, और इसके तहत जो है आपका वोटिंग एज जो है उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया था इंस्टेड ऑफ 21 ईयर्स, और इसके लिए 8 के 326 को संशोधित किया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको आता भी है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत वोटिंग एज को घटा के 21 से 18 कर दिया गया था।
इसका जो अगला आता है वह आपका 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसके तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था विद द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये था आपका 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। इससे अगला जो आपका है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके तहत आपको पंचायती राज जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, और इसको जोड़ने के लिए आपका एक शेड्यूल ऐड किया गया था, वो आपका 11th शेड्यूल है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको आता भी है कि 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो आप कहिएगा पंचायती राज से। या फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, तो 1992 में, और किससे रिलेटेड था, तो आपका था वो पंचायती राज से रिलेटेड था। इसका जो अगला है आपका है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, और जो राइट टू एजुकेशन था उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, जिसमें कि आपको चिल्ड्रेन जो थे 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐड कर दिया गया था, ताकि स्टेट इसको और भी अच्छे से गंभीरता से लें। इसका जो अगला है वो आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, और इसके तहत जो है सो साइज ऑफ मिनिस्टर्स को लिमिटेड कर दिया गया था अप टू 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड विधानसभा। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि इंडिया की लोकसभा में अगर 100 सीटें हैं, तो उससे 15 सिर्फ मिनिस्टर्स आपको बनाए जा सकते हैं, बाकी सब नॉर्मल एमपीज होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो है 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसमें आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीच। एक्चुअली हमें प्रॉब्लम ये थी कि बांग्लादेश का कुछ पार्ट जो था वो इंडिया के अंदर था, और इंडिया का कुछ पार्ट बांग्लादेश के अंदर था। तो इससे क्या होता था कि बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा ही इशू होते थे। तो इसी को रिजॉल्व करते हुए दोनों देश ने एक एग्रीमेंट किया, और जो बांग्लादेश के अंदर का जो पार्ट था वो बांग्लादेश को दे दिया गया, और इंडिया के अंदर जो पार्ट था बांग्लादेश का वो इंडिया ने ले लिया। तो ओवरऑल ये दोनों देश के लिए काफ़ी अच्छा ही था, और इंडिया को सिर्फ 40 स्क्वायर किलोमीटर का नुकसान झेलना पड़ा, और इससे एक बहुत ही जो एक हमारे पड़ोसी देश के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत सालों से चल रहा था वो आपका खत्म हो गया। इसका जो अगला है वो आपका है 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, और इसके तहत आपको जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था 7th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको पता होना चाहिए कि जो 7th शेड्यूल है वो आपको डील करता है फेडरल स्ट्रक्चर से, यानी कि स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, इसको डील करता है आपका 7th शेड्यूल, और उसी में जीएसटी को रखा गया है। इसका जो अगला आपका है वो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, और ये काफ़ी फेमस अमेंडमेंट एक्ट है क्योंकि अभी भी पास हुआ है, और इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया आपको एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं सब में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पहले भी आते थे, और आगे भी आप चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे रेलवे का हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको आगे कभी ना कभी देखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ई शिक्षालय। थैंक यू।